Hello everyone, welcome to Basic Word Classes. Today we will discuss about ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 10 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सर्च करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोई वीडियो अपडेट होगा वी विल नोटिफाई यू। सो लेट्स सी व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, कंपाउंड जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, ठीक है, वह कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। मतलब कंपाउंड में सब कुछ सेम होता है लेकिन इनके में जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है उसके प्रति इनका जो अपना बिहेवियर होता है वह डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। ठीक है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जानने से पहले आप अच्छे से जानते होंगे कि ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है। ये जो सनलाइट, एलईडी बल्ब, सीएफएल या ट्यूब के माध्यम से हम जो भी लाइट यूज करते हैं उसको ऑर्डिनरी लाइट करते हैं। और वह लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंटेन किया रहता है जिसके वजह से उसमें सभी दिशाओं में वाइब्रेशन होता रहता है। ऑर्डिनरी लाइट में सभी दिशाओं में वाइब्रेशन होता रहता है। जैसे एक ऑर्डिनरी लाइट हम लेते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? सभी दिशाओं में उसका ये डायरेक्शन होगा। क्या होगा? ये सभी दिशाओं में उसका ये डायरेक्शन होगा। ये हमारा क्या है? एक ऑर्डिनरी लाइट है। क्या है ये? ऑर्डिनरी लाइट है। एक सब्सटेंस, एक निकोल प्रिज्म होता है। क्या होता है? निकोल प्रिज्म, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब इस निकोल प्रिज्म से इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं तो यह निकोल प्रिज्म क्या करता है? इस ऑर्डिनरी लाइट के सारे डायरेक्शनल या वाइब्रेशन को कट करके किसी एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन को कंटिन्यू करता है। जैसे अभी यह ऑर्डिनरी लाइट है, इसके पास क्या है? सभी दिशाओं में डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन हो रहा है। अब इसको जब हम निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो क्या होगा? इसका वाइब्रेशन किसी एक ही दिशा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ही दिशा में इसका ये वाइब्रेशन होगा। या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा और या तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? PPL। ठीक है, तो अब ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, समझ में आ गया कि जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वह क्या करता है? इसके सारे वाइब्रेशनल डायरेक्शन को कट करके किसी एक ही डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन को कंटिन्यू करता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। जब प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर क्या बोलते हैं? पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर होता है। इस पोलैरीमीटर में जिस कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना होता है उस कंपाउंड को इस पोलैरीमीटर मशीन या इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। वो क्या करता है? इस प्लेन पोलराइज लाइट को, या तो मान लो ये प्लेन पोलराइज लाइट है तो उसको क्या करेगा? या तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देगा या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देगा। जब कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
या इसको D प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, उसको हम L माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आया बात में। अब कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव पता लगाने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज को देखना होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले कंपाउंड के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहली बात, कंपाउंड अनसिमेट्री होना चाहिए, अनसिमेट्री। दूसरी बात, उसके पास कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, और साथ ही साथ वह नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पोज क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। वो क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए, मतलब कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। पहले जान लें कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर क्या होता है, इमेज क्या होता है, फिर कायरल कार्बन एटम क्या होता है, फिर अनसिमेट्रिक क्या होता है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, सभी लोग ऊपर से नीचे आते हैं, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर क्या होता है। जैसे हमने लिया यहाँ पे CH3 C2H5, ठीक है, OH, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन एटम लगा दिया। ये क्या है हमारा 2 ब्यूटेनॉल है, 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल है। ठीक है, जब इस 2 ब्यूटेनॉल को हम एक मिरर से पास करते हैं तो इसका क्या होता है, रोटेशन हो जाता है, मतलब 180 डिग्री पे 180 डिग्री पे इसका रोटेशन हो जाता है। मतलब जब रोटेट होगा तो ये OH इस H के पास चला आएगा और ये H इस OH के पास चला आएगा। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये OH CH3 और यहाँ पे बनेगा H और यहाँ पे बनेगा C2H5। ठीक है, अब जब इस डायग्राम को उठाकर हम इस पे फिट करेंगे, किसको, ये इस डायग्राम को उठाकर इस पे रखेंगे तो OH से H ढकेगा नहीं, H से OH भी नहीं ढकेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ढक जाएंगे। तो ऐसे इमेज जो एक दूसरे पे इम्पोज ना हो पाए, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ना पाए, ठीक है, ऐसे मिरर इमेज को बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स बोलते हैं। ये अब इसमें से कोई भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है और कोई भी लीवो रोटेटरी हो सकता है। अगर हम इसको D प्लस फॉर्म मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, L माइनस फॉर्म, और ये दोनों इमेज एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर्स। तो अगर इनैंशियोमर्स को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, मिरर इमेज ऑफ द सेम कंपाउंड, mirror image of the same compound which have different properties towards ppl, which have different properties towards ppl called enantiomers। क्या होगा, ये enantiomers कहलाएगा। और ये इमेज कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पाते हैं। आया बात सही में। अब हम डिस्कस करेंगे कायरल कार्बन एटम क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको समझाने से पहले अपने हम सारे फिंगर्स के बारे में देख ले। अगर इसको हम सेंटर मानते हैं तो इसके राइट में 2 फिंगर और इसके लेफ्ट में 2 फिंगर हैं। ठीक है, जब 2 फिंगर है तो ये एक दूसरे से डिफरेंस है, ये एक दूसरे से डिफरेंस है, ओवरऑल ये चारों एक दूसरे से डिफरेंस है। मतलब इसको सेंटर मानते हैं तो इस सेंटर के चारों, मतलब दोनों तरफ 4 फिंगर्स हैं और 4 एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, कोई भी आपस में सेम नहीं है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कायरल फिंगर। क्या बोल सकते हैं,
कायरल फिंगर। उसी तरह कार्बन कंपाउंड में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हम अच्छे से जानते हैं। तो अगर उसके चारों बॉन्ड पे 4 डिफरेंट एटम्स या 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स आते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन एटम। कैसे, देखो ये हमने लिया कार्बन, यहाँ पे हमने कर दिया फ्लोरीन, यहाँ पे हमने ले लिया C2H5, यहाँ पे हमने ले लिया H और यहाँ पे हमने ले लिया CH3। कार्बन का 4 बॉन्ड बना, इस बॉन्ड पे मिथाइल है, इस बॉन्ड पे इथाइल ग्रुप है, इस बॉन्ड पे हाइड्रोजन एटम है और इस बॉन्ड पे फ्लोरीन एटम है। तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड पे 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स आए हुए हैं, इसलिए कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन एटम होगा। और कायरल कार्बन एटम है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन एटम होते हैं वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि कार्बन के चारों बॉन्ड पे क्या होना चाहिए, चारों डिफरेंट होना चाहिए। अगर चारों में से कोई सेम हो जाता, सपोज करो यहाँ भी हाइड्रोजन एटम हो जाता, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। और सेम होने के साथ जब सेम हो जाएंगे तब ये कायरल कार्बन एटम नहीं होगा। किसी भी कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक कायरल कार्बन एटम हो सकते हैं, लेकिन वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, इस पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर या कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ही कायरल कार्बन एटम है तो वह डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। अब समझ में, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया C और C, यहाँ पर हमने ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे ले लिया OH, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया H, यहाँ भी लिया H और यहाँ हमने ले लिया CH3, यहाँ भी हमने लिया C2H5, यहाँ भी हमने लिया OH और यहाँ हमने ले लिया CH3, यहाँ पे लिया H और H। इसमें चेक करना है कि कौन कौन से एटम्स, कार्बन एटम्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा या कायरल कार्बन एटम होगा। तो इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया कि कार्बन के चारों बॉन्ड पे डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये कायरल कार्बन एटम नहीं होगा। फिर इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन पे OH ग्रुप डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन ये भी डिफरेंट है, तो 2 बॉन्ड पे तो 2 डिफरेंट आ गए। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से इथाइल ग्रुप है, CH2 CH3 इथाइल ग्रुप हो गया। अब इस कार्बन की बात करें तो क्या हो जा रहा है, मतलब ये और ये एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि ये पूरा लेंगे हम तो ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट होगा। तो ये कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन एटम होगा। ये कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन एटम होगा। उसी तरह अगर इस कार्बन को चेक करें तो OH, यहाँ पे C2H5, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस हो गए। लेकिन इस कार्बन को देखा जाए इस बॉन्ड पे तो क्या आ जा रहा है हमारा, एक तरह से प्रोपेनॉल आ जा रहा है। प्रोपेनॉल ग्रुप, कंपाउंड का नाम प्रोपेनॉल नहीं होगा, प्रोपेनॉल ग्रुप आ जा रहा है। और फिर यहाँ पे देखा जाए तो फिर यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ जा रहा है। तो यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप और यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप आ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये कायरल कार्बन एटम नहीं होगा। अब असल में तो अब कायरलिटी समझ में आया कि कायरलिटी हम कैसे जज करते हैं। हमें क्या देखना है, बस एक ही लॉजिक है इस पे, कार्बन के चारों बॉन्ड पे चारों डिफरेंट एटम होना चाहिए या चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वह कायरल कार्बन एटम होगा और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वह कायरल कार्बन एटम नहीं होगा। अब असल में अब बात करना है सिमेट्री और अनसिमेट्री क्या होता है। तो इसी कार्बन को हम लोग अनसिमेट्री बोलेंगे, मतलब जिसको प्लेन पार्ट में डिवाइड कर दे वह सिमेट्री होगा, और जिसको प्लेन पार्ट में डिवाइड ना कर पाए, किसी सेंटर से लेकर डिवाइड करना पड़े, तो वो क्या होगा, अनसिमेट्री होगा। ठीक है, क्या होगा, अनसिमेट्री होगा। थैंक यू।